प्यारे दोस्तों, आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज आपसे बात करूंगा स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में। और ये हिस्सा किसका है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है, यानी आप क्लासीफाई कर रहे हो क्वाड्रिलेटरल को। तो चतुर्भुज को आप वर्गीकृत कर रहे हो और पढ़ोगे आज वर्ग के यानी स्क्वायर के मेन पॉइंट को। तो आइए सीखते हैं क्या है वर्ग, किसे कहते हैं, स्क्वायर होता क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इनकी स्टोरी को आज सीखते हैं। आइए वर्ग में, आयत में आपने पिछले एपिसोड में क्या सीखा था कि आयत क्या होता है कि अपोजिट साइड आमने सामने के बराबर और पैरेलल होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और ये स्क्वायर कुछ और नहीं, ये आयत ही है, ये एक रेक्टेंगल ही है। बस फर्क क्या है, रेक्टेंगल में एल और बी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर में एल इज इक्वल टू बी होता है। वर्ग की बात मैं अगर करूं तो वर्ग में क्या होता है, आप कहोगे एल इज इक्वल टू बी होगा, तभी ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। तो रेक्टेंगल कुछ और नहीं, अगर रेक्टेंगल में एल इज इक्वल टू बी कर दिया जाए तो ये वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो वो वर्ग कहलाता है। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगा, ये साइड भी ए होगा, ये साइड, और चारों भुजाएं आपस में बराबर है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ऐसा होता है। लेकिन स्क्वायर के केस में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और रेक्टेंगल के केस में भी ऐसा ही होता था, रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता था। यहाँ पर देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं इसके मेन पॉइंट के, क्या है ये कि इसके डायगोनल विकर्ण की बात करने जा रहा हूँ। आप ये देखिए इस विकर्ण क्या होता है। आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया, AC को ड्रॉ कर दिया। अब आप पहले डायगोनल AC की लंबाई आप निकालिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों डायगोनल वर्ग के यानी स्क्वायर के दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपने देखा एक डायगोनल आपने ड्रॉ किया और देखा, आप बात कर रहा हूँ आपसे ABD की और BCD की, ट्राइंगल ABD और BCD ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। आप देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी ये भुजाएं आपस में बराबर हुई और ये भुजाएं आपस में बराबर हुई। अगर ऐसा है तो आपने देखा कि ये कॉमन साइड है, ये डायगोनल जो ड्रॉ किया ये कॉमन साइड होने की वजह से ये दोनों ट्राइंगल में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये कॉमन साइड है, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो अगर ये ऐसा हो गया तो साइड से ये क्या प्रूफ होगा, आप कहो कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर एक बार ये सर्वांगसम प्रूफ हो गया तो इनकी सारी चीज़ें आपस में बराबर हो जाएगी, यानी डायगोनल भी आपस में क्या है, बराबर होंगे। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो, ठीक है। आइए डायगोनल की लंबाई निकालते हैं। डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, और लेकिन इनका फार्मूला क्या होता है आइए जानने की कोशिश। आपने देखा, अगर मैं आपसे ABC ट्राइंगल की बात करूं, ABC ट्राइंगल की, तो ABC ट्राइंगल में आपने देखा ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अब आप अप्लाई क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय। जब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तब आप क्या अप्लाई करते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ही होता है, यानी कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ऐसा आप पिछले एपिसोड में सीख चुके हो। आइए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। AC का स्क्वायर करोगे तो ये A स्क्वायर होगा प्लस A स्क्वायर होगा, और ये AC की लंबाई, AC को आपने D से डिनोट किया, D से रिप्रेजेंट किया, और D क्या हो गया, √2A स्क्वायर, और A स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, A √2।
आपके पास दो फार्मूले आ गए। अगर आप डी की वैल्यू निकालना चाहे, डायगोनल की वैल्यू निकालना चाहे, तो आपके पास एक भुजा की यानी भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए। अगर आपको भुजा यानी साइड के बारे में पता करना है तब आपको डायगोनल के बारे में पता होना चाहिए। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, दो रिजल्ट आपको याद रखना है। आइए अगले पॉइंट की बात करता हूँ। रेक्टेंगल के केस में यानी आयत के केस में आपने क्या सीखा था? आपने कहा था कि डायगोनल के आयत के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर के केस में डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी D1 परपेंडिकुलर D2 होता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। डायगोनल हम इसमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट क्यों करते हैं, जबकि रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं होता था, ना कि पैरेललोग्राम में भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने की कोशिश। आपने देखा कि इससे पहले कि मैं डायगोनल के बारे में आपको रीजन बताऊं, आपको ये सीखना होगा कि स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं। और ये अगर एंगल बाइसेक्टर हुआ तो आपने देखा ये 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री होता है तो क्या ये 45 नहीं होगा? आपका जवाब होगा ये बिल्कुल 45 होगा। अगर ये 45 है तो ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी 45 और 45 हो जाएगा। आप अगर दूसरे डायगोनल को ड्रॉ करोगे तो इस केस में भी आपके पास 45 आ जाएगा। यानी आपने देखा, अगर दोनों डायगोनल की बात अगर आप कर रहे हो तो दोनों केस में आपके पास क्या आ जा रहा है, ये 45 आ जा रहा है, ये 45 आपके पास आ जा रहा है। और आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर आपके पास दो एंगल इक्वल है तो उसी के सामने वाली भुजाएं यानी साइड भी आपस में इक्वल होंगी। और ये क्या है, अगर ये 45 हो गए तो क्या ये ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? आपका जवाब होगा 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सेम चीज यहां पर अप्लाई होगी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यहां पे अप्लाई होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, यहां पर अप्लाई होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी क्या प्रूफ हुआ? आप कहोगे कि प्रूफ हुआ कि वर्ग यानी स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे होगे। आइए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। दोनों डायगोनल आपस में इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, बराबर तो होते ही हैं। क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, आपके पास लंबाई इंटू चौड़ाई रेक्टेंगल के केस में होता था कि नहीं होता था? आप कहोगे यहाँ पर भुजाएं आपस में बराबर है तो a इंटू ए हो जाएगा, यानी a स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपके पास एरिया का फार्मूला क्या हो गया, वर्ग यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अगर आप बात करो, मैं आपसे कहूं कि इस वाले स्क्वायर में मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया है, तो क्या ये एरिया को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी दो अलग अलग इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करेगा? ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया कि अगर ये भुजाएं आपस में बराबर हैं और कॉमन साइड होने की वजह से, एक कॉमन साइड होने की वजह से ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, और ये कॉमन साइड ये तीसरी साइड हो गई, यानी साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इसके पास इसकी भुजाएं क्या आपस में बराबर होगी, यानी ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, पिछले एपिसोड में आपने सीखा था ये 1/2 रेक्टेंगल के केस में भी सीखा था, लेकिन स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है। और यहाँ पर अगर हमने दो डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो क्या ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल डिवाइड करेगा। रेक्टेंगल में जो कहानी थी वही कहानी यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। यानी पहले केस में क्या हुआ था, ABC का एरिया BCD का एरिया और CDA का एरिया और DAB का एरिया आपस में इक्वल होता है, आपस में बराबर होता है। और किसके आधा होता है, वर्ग ABCD के आधा होता है। बात अगर दोनों डायगोनल की ड्रॉ
करूं तो क्या होगा, आपके पास 4 इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओ ए बी का एरिया किसके बराबर होगा, आप कहोगे OBC का एरिया, OCD का एरिया और OAD का एरिया आपस में इक्वल होगा। अगर ये ऐसा होता है तो ये क्या 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो क्या करेगा, स्क्वायर ABCD का एरिया जितना होगा 1/4 उसका हो जाएगा। इतनी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन पॉइंट, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, परिमाप के बारे में जानते हैं। चारों भुजाओं की लंबाई का योग क्या कहलाता है, आप कहोगे परिमाप कहलाता है। अगर ये परिमाप है तो AB + BC + CD + DA क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये 4A हो जाएगा। आपके पास फार्मूला क्या आया, पेरीमीटर का 4A, यानी आपके पास एक भुजा के बारे में आपको पता, यानी भुजा की लंबाई पता हो तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो आसानी से। अगले पॉइंट के बारे में आते हैं, क्या है अगला पॉइंट, सर्कम सर्किल के बारे में। सर्कम सर्किल के बारे में आपको पता है कि ये स्क्वायर के सारे वर्टिसेस से को टच करते हुए कोई सर्किल ड्रॉ करता हूँ तो ये सर्कम सर्किल कहलाएगा, और यानी हिंदी में क्या कहेंगे, परिवृत्त कहेंगे। ऐसा होता है तो यानी क्या होगा, ये सर्कम सर्किल आपने ड्रॉ किया और ये O सेंटर हो गया, और आपको पता है स्क्वायर के केस में डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, और O क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, यानी बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। इतना आप लोगों ने सीखा था। तो ये अगर मिड पॉइंट होता है तो ये क्या हो जाएगा, AO की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, AOG आपके पास क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यानी सर्कम रेडियस हो जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये आपका सेंटर हो गया, आपने सर्किल ड्रॉ किया तो ये रेडियस हो जाएगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको निकालना है सर्कम रेडियस, यानी परिवृत्त त्रिज्या निकालनी है। और परिवृत्त त्रिज्या क्या होता है, यानी AC का हाफ होता है। आपने देखा ये क्या है, R है तो ये भी R है, तो यानी AC का हाफ हो जाएगा, विकर्ण AC का अपान 2 हो जाएगा। और आपको पता है, आपने फाइंड आउट किया था कि डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, A√2/2। डायगोनल होता है A√2/2 हो जाएगा। आपको ये भी मालूम है कि √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है। आपने 2 को रिप्रेजेंट किया किससे, √2 × √2 से, और एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास आएगा क्या, ये आपका फार्मूला आ गया। आपने क्या किया, सर्कम रेडियस का फार्मूला क्या फाइंड आउट किया, A/√2। इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर मैं स्टार लगा दूँ वो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो R, अगर आपको सर्कम रेडियस पता है तो आपको साइड निकाल सकते हो, अगर साइड पता है तो आप सर्कम रेडियस निकाल सकते हो। आइए इन रेडियस की बात करते हैं। हर एक, मैंने आपसे कहा था कि ट्रायंगल के केस में हर एक ट्रायंगल का सर्कम सर्किल भी होता है और इन सर्किल भी होता है। यहाँ पर भी ये देखा, जब मैं बात कर रहा हूँ ये सर्कम सर्किल की, अब बात करूँगा इन सर्किल की। इन सर्किल क्या होता है, जो चारों भुजाओं की को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए कोई सर्किल अगर ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, इन सर्किल। ABCD एक स्क्वायर है, इसके भुजाओं को स्पर्श करते हुए कोई वृत्त पास करता है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इन सर्किल, यानी अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त में क्या होगा आपके पास, अंतःवृत्त में इन रेडियस होगी, यानी अंतः त्रिज्या होगी। ये सेंटर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन रेडियस हो जाएगी, इन रेडियस हो जाएगी, जिसे हिंदी में अंतः त्रिज्या कहते हैं। आप देखिए साफ जाहिर हो रहा है यहाँ से कि ये जो इन रेडियस है ये इसका हाफ है। अगर ये इसका हाफ है तो क्या हो जाएगा, इन रेडियस BC भुजा का हाफ हो जाएगा, और R = A/2। ये बात आपको याद रखनी है। यानी आपने 2 रिलेशन फाइंड आउट किया, एक सर्कम रेडियस का और एक इन रेडियस का, और इन दोनों का रेशियो अब आपको फाइंड आउट करना है। R/R क्या होता है, आपने दोनों के फार्मूला, एक फार्मूला निकाला A/√2, दूसरा A/2। इसको आप करोगे तो A/√2 ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, 2/A हो जाएगा, और A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने अभी सीखा 2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, √2 × √2, ये लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा, R/R क्या आएगा, √2:1। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। ये आपके पास स्क्वायर है,
आपने देखा कि ABCD आपके पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में P एक इसका कोई भी बिंदु है इनसाइड द पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर, P इज एनी पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर। अगर ये P कोई भी बिंदु है तो आपने A, B और C और D वर्टिसेस से P पॉइंट को मिलाया तो आपने देखा कि AP अगर ये एरिया आपने A1 कंसीडर किया और ये वाला A2 कंसीडर किया और आपने A3 कंसीडर किया, ये A4 रेक्टेंगल के केस में आपने सीखा था, जो रेक्टेंगल में आपने सीखा था वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। A1 प्लस A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A4 होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। और ऐसा क्यों होता है ये आपको मैंने रेक्टेंगल के केस में बताया है। ठीक वही तरीका होगा जो आपने रेक्टेंगल में जैसे प्रूफ किया था वैसे आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं कि P कोई भी पॉइंट है इनसाइड द स्क्वायर। ABCD आपके पास स्क्वायर है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा कि PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये भी हमने प्रूव करने का तरीका आपको रेक्टेंगल के केस में बताया था। अब आप लोग करिएगा, इसको प्रूव करिएगा, वही तरीका अप्लाई करिएगा जो रेक्टेंगल में मैंने आपको बताया था। आइए, अगर P कोई आउटसाइड द स्क्वायर कोई पॉइंट है अगर आपके पास, तो क्या होगा, वही तरीका होगा। क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, यही आएगा PA स्क्वायर इज प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। आइए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। आप कहोगे क्या फाइंड आउट करना है आपको, मैं बता रहा हूँ कि यानी स्क्वायर के वर्ग के चारों बिंदुओं को, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइनों से जिस भी आकृति का निर्माण होगा वो क्या होगा। क्या वो पैरेललोग्राम होगा, क्या वो स्क्वायर होगा, क्या वो रोम्बस होगा, क्या वो रेक्टेंगल होगा। यानी वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइनों से जिस भी आकृति का निर्माण होगा वो क्या होगा। इसके PQRS क्या है, ये भुजाओं के मध्य बिंदु है और इनको मिलाने वाली लाइनों से जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, PQRS इस तरीके से बनेगा। और वो क्या होगा, वो फिगर किस चीज़ का होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल के केस में जो भी चीज़ें प्रूफ होगी वो ट्रायंगल से प्रूफ होगी। आप अगर बात करो ACD की ट्रायंगल की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ACD ट्रायंगल की, और ACD ट्रायंगल को मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये रहा आपके पास ACD ट्रायंगल, और ये आपने D है, आपके पास ये डायगोनल D है, आपने D से इसको रिप्रेजेंट किया। अगर D है तो आपको पता है कि AD का मध्य बिंदु क्या है, S है, और CD का मध्य बिंदु R है। और मैंने आपको ट्रायंगल में बताया कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के पैरेलल और उसकी आधी होती है, तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। अगर ये D है तो ये D/2 होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि ये आपने सीखा है ट्रायंगल में कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के पैरेलल और बराबर होती है, तीसरी भुजा के पैरेलल और उसकी आधी होती है। अब आप अप्लाई करिए ABC में। ABC में अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। ABC ट्रायंगल में PQ मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइंस तीसरी भुजा के पैरेलल और उसकी आधी होगी। आइए बात करते हैं दूसरा, अगर डायगोनल ड्रॉ करते हैं आपके सामने, आपके पास पहला डायगोनल AC था, दूसरा क्या है BD। दोनों डायगोनल ड्रॉ करने के बाद आपने देखा कि एक स्क्वायर के केस में आपको पता है कि दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, तो ये D होगा, तो ये D/2 होगा और ये D/2 होगा। सेम चीज़ आप अप्लाई करोगे तो आपने देखा कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है, तो कौन सा फिगर होगा। आप कहोगे ऐसा दो ही केस में होता है, या तो स्क्वायर होता है या तो रोम्बस होता है। यानी वर्ग और समचतुर्भुज के केस में ही चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं।
तो क्या ये वर्ग होगा, क्या ये समचतुर्भुज होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। वर्ग में आपने सीखा कि वर्ग में डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये वर्ग है, ये आपस में क्या है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब आप देखिए ये 90 डिग्री है आपके पास, ये आपके पास 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और आप ये वाली लाइन को ड्रॉ करो। इस हिस्से को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस हिस्से को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन, अगर किस पैरेलल लाइन को कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये वाली लाइन को अगर आप ड्रॉ करोगे यहाँ पर, तो आपने देखा कि ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। और आपने देखा अगर किस केस में होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, अगर ये तीसरा कोण 90 डिग्री होगा तो चौथा ऑलरेडी अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा रोम्बस में तो होता नहीं, रोम्बस में प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, जबकि वर्ग में यानी स्क्वायर में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ कि ये एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन से जो भी फिगर बनेगा वो एक स्क्वायर ही होगा। ये आपको याद रखना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आपके पास एक ऑप्शन दिया जाएगा कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस, ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक को आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आपको याद रहेगा तो आप टिक करोगे, क्या करोगे कि स्क्वायर ही होगा।